बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल की जितनी भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हमारे पास है डिस्कवरी के न्यूक्लियस किसने जो है वो डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने जो है वो 1831 के अंदर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस को इंडिकेट किया था। इन्होंने सबसे पहले बताया था सेल स्टडी से कि हमारे पास जो है वो सेल जो है उसमें सिर्फ मेम्ब्रेन नहीं होती, या वो सिर्फ एक हॉलो ऑर्गेनेली नहीं है, बल्कि उसके या एक हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक ऑर्गेनेली भी मौजूद होती है जो उसकी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है, और हम उस ऑर्गेनेली को कहते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस को अगर बेसिकली हमने डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से करते हैं? हम कहते हैं द ऑर्गेनेली, द प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली present in the cell and control the heredity information of the सेल। और अगर हम इसके जो स्ट्रक्चर होता है, या फॉर एग्जांपल हम अगर इसकी शेप को देखते हैं तो जो इसकी शेप हमें नजर आती है दैट इज डार्क बॉडी। तो ये एक डार्क बॉडी है जो कि हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस को डिफाइन करने के लिए कि ये एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है जो कि सेल्स के अंदर मौजूद होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। और अगर हम इसके नेचर को देखते हैं या फॉर एग्जांपल हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये हमें स्लाइटली डार्कर नजर आती है देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। मतलब इर्द गिर्द का जो साइटोप्लाज्म होता है वो लाइट कलर का होता है, ये थोड़ी सी उससे डार्कली स्टेन जो है उस नेचर की होती है। अच्छा, अगर हम इसकी लोकेशन को देखें कि कहाँ पे ये मौजूद होती है, तो अगर तो हम इसको देखें एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल में हम कहते हैं कि ये मौजूद होती है सेंटर में। तो इन एनिमल सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो एनिमल सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है न्यूक्लियस सेंटर में, सेल सेंटर। और अगर हम इसको देखते हैं प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होता है पुश्ड टूवर्ड्स पेरिफ्री। ये पेरिफ्री की तरफ जो है इसको धंसा हुआ होता है, या कह लें कि ये पेरिफ्री की तरफ झुका हुआ होता है। मेम्ब्रेन जो होती है उसके साथ लगा होता है। क्यों? क्योंकि सेल के सेंटर में प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है लार्ज साइज का वैक्यूल। तो जब वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो जो न्यूक्लियस है उसके लिए पोजीशन कम हो जाती है, स्पेस कम हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा पुश कर दिया जाता है मेम्ब्रेन की तरफ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। अब अगर हम देखें सेल्स को, तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। कुछ हमारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल टू न्यूक्लियस होते हैं, उनको हम कहते हैं बाई न्यूक्लिएट। और कुछ हमारे पास होते हैं बहुत सारे मतलब ऐसे सेल्स जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जिनके अंदर मैनी होंगे, उनको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो स्टडी कर रहे हैं। तो सेल की जो नेचर होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस की जो नेचर होती है वो जो है वो वेरीफाई करती है। अब ये विजिबल कब होता है हमारे पास? अगर हम इसकी विजिबिलिटी को देखें कि न्यूक्लियस हमें कब नजर आता है सेल के अंदर, क्या ये ऑल टाइम हमें इसी शेप के अंदर नजर आ रहा होता है? तो हम कहते हैं कि अगर हम इसकी विजिबिलिटी को देखते हैं तो ये हमें आम तौर पर नजर नहीं आता। इट इज विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अगर हम बात करते हैं कि सेल में हमें कब न्यूक्लियस की प्रेजेंस का पता चलता है, या हम इसको माइक्रोस्कोप में कब स्टडी कर सकते हैं, तो खास तौर पे जब हमारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा, नॉर्मल तौर पे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के स्मेटिक सेल्स हैं, तो उनके अंदर हम न्यूक्लियस की जो प्रेजेंस होती है उसको देख सकते हैं। लेकिन जब सेल जो है वो डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होता है, तो डिवाइडिंग स्टेज के अंदर न्यूक्लियस जो है हमें डिसअपियर्स हो जाता है, न्यूक्लियस डिसअपियर्स। और जब ये डिसअपियर होगा यानी कि गायब हो जाएगा, तो ये क्या बनाता है? ये डिसअपियर होने के बाद बनाता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस खत्म हो गया डिवाइडिंग स्टेज के अंदर, और जो नेटवर्क मौजूद था अंदर उसको हमने कह दिया क्रोमोसोम। अच्छा, न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन क्या होती है? न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर हमें सबसे पहले दो चीज़ें नजर आती हैं। पहली चीज़ जो इसकी कॉम्पोजिशन में मिलेगी वो होगी न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होगी क्रोमेटिन नेटवर्क। यानी कि अगर हम न्यूक्लियस को नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर देखते हैं तो हमें उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है और क्रोमेटिन मिलता है। और अगर वही न्यूक्लियस डिवाइड होने शुरू हो गया, माइटोसिस या मियोसिस स्टार्ट हो गई है, तो उसमें हमें क्रोमेटिन नेटवर्क की जगह के ऊपर क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये विजिबल होते हैं। मतलब हमें अब क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो असेंबल हो जाता है खास किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। उसके बाद अगर हम ये देखें कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके कितने बेसिक पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास मौजूद होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास मौजूद होता है न्यूक्लियोलस,
और थर्ड नंबर पे हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। और अगर हम फोर्थ नंबर पे देखें तो हमें इसके अंदर मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन है कि एक न्यूक्लियस के अंदर हमें चार चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। सबसे पहले हमें क्रोमोसोम्स उसके अंदर नजर आते हैं, फिर न्यूक्लियोलस नजर आता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। अब वन बाय वन देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं इसमें मौजूद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखें कि क्या है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडेड होता है बाय अ डबल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को जिससे न्यूक्लियस सराउंड हो रहा है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये दो होती है, यानी डबल मेम्ब्रेन है। इट मीन्स जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो कैरी करती है न्यूक्लियर मटीरियल को। अब न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो वेरी करता है, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म भी आ जाएगा, क्रोमैटिन नेटवर्क भी आ जाएगा और न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा। जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने पढ़ा भी था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एसोसिएटेड होता है विद द न्यूक्लियस, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस होगी विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये कुछ स्पेशल तरह के पोर्स बनाती है, उन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये बनते सबसे पहले कैसे हैं, कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियो पोरेंस। ये जो न्यूक्लियर पोरेंस हैं इनकी तादाद तकरीबन 30 होती है। ये खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो आपस में असेंबल होती हैं और ये स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर बनता कब है, जब आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए एट सर्टन पॉइंट के ऊपर, यानी वो एक दूसरे के साथ कुछ पॉइंट्स के ऊपर आके आपस में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो वो न्यूक्लियर पोर्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो न्यूक्लियर पोरेंस जो होते हैं ये खास प्रोटीन होती हैं जो न्यूक्लियर पोर्स को बनाने में, मतलब ये राउंड स्ट्रक्चर देने के लिए और पोर लाइक ओपनिंग देने के लिए यूज होती हैं। न्यूक्लियर पोर्स के जो नंबर होता है ये वेरी करता है। वो सेल जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर, सॉरी, जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब ये है कि वो सेल जो कि अभी कोई भी खास फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा और उसका कोई खास रोल नहीं है, कोई खास एक्टिविटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग सेल है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 30,000 न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएटेड सेल्स को देखें, मतलब ऐसे सेल्स जो मेच्योर हो चुके हैं और खास तरह का काम कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर इन न्यूक्लियर पोर्स की तादाद जो है वो हो जाती है तकरीबन 3 से 4 न्यूक्लियर पोर्स जो है ये मौजूद होते हैं। तो हाँ, न्यूक्लियर पोर्स के जो नंबर है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सेल जो है वो किस स्टेज के अंदर है। अगर वो तो अनडिफरेंशिएटेड होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स की तादाद ज़्यादा रखी जाती है, और क्योंकि ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो ज़्यादा हो, और अनडिफरेंस सॉरी जो डिफरेंशिएटेड होता है उसके अंदर लेस होती है क्योंकि वो अपना एक खास फंक्शन ऑलरेडी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब न्यूक्लियर पोर बनाने का मकसद क्या है, न्यूक्लियर पोर का मकसद ये है कि एक्सचेंज जो मटीरियल की होनी है, अब वो एक्सचेंज कौन सी होती है, राइबोसोम्स की फॉर एग्जांपल एक्सचेंज होनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम्स की एक्सचेंज होनी है, किसी भी प्लाज्मा की जो है वो एक्सचेंज होनी है, किसी एंजाइम की जो होनी है एक्सचेंज होनी है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर न्यूक्लियर पोर्स ओपन होंगे तो राइबोसोम्स, एंजाइम्स, डिफरेंट तरह का जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा न्यूक्लियोप्लाज्म से वो एंटर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, और वो मटेरियल जो न्यूक्लियस को चाहिए होगा वो साइटोप्लाज्म से क्रॉस, न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी ओपनिंग से हम कहते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल है वो सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान में एक्सचेंज हो। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है न्यूक्लियस का वो है हमारे पास न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या है, ये हमारे पास एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है विद इन द न्यूक्लियस। इट इज द डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। कुछ सेल्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो 1 और 2 होता है, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियोलस की तादाद जो है वो मैनी होती है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास कंडीशन के ऊपर। अब न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोलस कैसे बनता है और इसका क्या रोल है। तो न्यूक्लियस विदाउट एनी मेम्ब्रेन है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, न्यूक्लियस को विदाउट मेम्ब्रेन इसलिए बनाया गया है ताकि जो चीज़ें, यानी जो राइबोसोम सिंथेसाइज हो रहे हैं न्यूक्लियस के
अंदर, या फिर जो भी प्रोटीन या स्ट्रक्चर सिंथेसाइज हो रहे होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, वो इजीली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से बाहर ट्रांसफर हो सकें, तो इसलिए ये विदाउट मेम्ब्रेन है। इसके दो रीजन्स होते हैं। इसमें हम कहते हैं कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर जो रीजन्स हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो इसका जो आउटर एरिया होता है वो ग्रैनुलर होता है, और ग्रैनुलर जो है वो शो कर रहा होता है कि इसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद हैं। जो इनर होता है उसको हम कहते हैं फिब्रिल एरिया। तो इस तरह से जो सेंट्रल एरिया होता है उसको हम फिब्रिलर एरिया कहते हैं, और जो आउटर होता है उसके अंदर राइबोसोमल यूनिट्स मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इसने जो आरएनए है वो इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर मौजूद होगा सबसे पहले तो, और इसके अंदर मौजूद होता है आरडीएनए। अब अगर इसके फंक्शन को देखें, न्यूक्लियोलस का फंक्शन है असेंबलीज ऑफ एंड सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। ये दो काम है इसके कि इसने सेंसिस भी करनी होती है और असेंबलीज भी करनी होती है। और अगर हम ये देखें न्यूक्लियोलस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो ये आरएनए और आरडीएनए राइबोसोमल डीएनए से मिलकर बना हुआ है। लास्ट में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है क्रोमोसोम्स का। अब क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हमें तब नजर आते हैं जब सेल जो होता है वो डिवाइडिंग स्टेज के अंदर हो। तो डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस हैव क्रोमेटिन network in the form of क्रोमोसोम्स। उसके अंदर जो नेटवर्क होता है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हम कहते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है ये मिलकर बनता है क्रोमेटिड से, ठीक है, और सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। और क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? क्रोमेटिड्स वो स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर मौजूद होता है डीएनए, या फिर आप कह लें जिनके ऊपर मौजूद होती हैं जीन्स। तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो स्पेशल पॉइंट के साथ, दो क्रोमेटिड्स होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और जो कंपोजिशन अगर क्रोमोसोम की बताई जाए तो वो डीएनए होती हैं और प्रोटीन्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स को बना रहे होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है। अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूँ तो मेरे पास एक कोड है HFC GPO F। अब इसमें ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम की तादाद है 46। फ्रॉग के अंदर अगर हम लोग देखें क्रोमोसोम की तादाद को, तो फ्रॉग के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे 26। अगर हम चिंपैंजी में देखें तो 48 हैं। अगर हम जो है वो गार्डन पी के अंदर देखें तो हमारे पास 14 है। उसके बाद अगर हम पोटैटो में देखें 48 हैं, और उसके बाद अनियन में देखें तो हमारे पास 16 हैं। और अगर हम फ्रूट फ्राई के अंदर देखें तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो हैं 8 क्रोमोसोम्स। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो वेरी करता है। अब एक यहाँ पे टर्म है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर तो एक सेल डिवाइड हो रहा है यानी कि वो जर्म सेल है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड। और अगर एक सेल हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा, वो सोमैटिक सेल है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे डिप्लॉइड। फॉर एग्जांपल आमतौर पर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और जब मियोसिस हो रही होती है तो तब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23। तो हम डिप्लॉइड को 2n से और हैप्लॉइड को n से जो है वो शो करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियस, जिसमें हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखा कि क्या होती है, न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं उसमें मौजूद, उसके बाद न्यूक्लियोलस क्या होता है, डार्कली स्टेन बॉडी होती है, ग्रैनुलर और फिब्रिलर एरिया को कंटेन करता है, आरएनए और आरडीएनए से मिलकर बना होता है। इसके अंदर राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो सिंथेसाइज और स्टोर होता है, और जो टू रीजन इसके होते हैं, पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया होता है जिसके अंदर राइबोसोमल यूनिट्स होते हैं, सेंट्रल के अंदर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए और आरडीएनए मौजूद होता है। उसके बाद क्रोमोसोम्स को देखा, क्रोमोसोम जो होता है अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर देखें तो उसमें हमें क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर नजर आता है। और सेंट्रोमियर वो पोजीशन है जिसमें ड्यूरिंग डिवीजन जो होती है स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, और ये डार्कली स्टेन्ड जो होता है। हाँ, एक चीज़ और कि क्रोमोसोम्स को जब हम स्टेनिंग करते हैं देखने के लिए लैब में, तो इसको हम एक डाई के साथ स्टेन करते हैं। उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, EBR, ठीक है। उसके साथ जो ये कलर देता है वो है ऑरेंज, जो कलर होता है वो ऑरेंज टू लाइट डार्क येलो सा जो कलर होता है वो ये देता है जब हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने क्रोमोसोम के नंबर देखे। क्रोमोसोम जो होता है लोकेटेड होते हैं जीन जिसके ऊपर एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, और हर ऑर्गेनिज्म में इसका नंबर स्पेसिफिक होता है। ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। थैंक यू।